सबसे पहले मैं हमारे ओबीसी संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता विकी बेरमोड़े इनको अनुरोध करता हूं कि ये प्रेस नोट आपके सामने पढ़कर सुनाए, ताकि इस प्रेस नोट के ऊपर हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन चला सके और आप लोगों को जो भी पूछना है वो इसके आधार पर आप लोग सवाल पूछें। तो विकी बेरमोड़े आपके सामने प्रेस नोट पढ़ता है। सभी आए हुए पत्रकार साथियों का इस पत्रकार परिषद में स्वागत है। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा व बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से 22 फरवरी 2026 को नागपुर में महारैली होने जा रही है। जो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर इस महारैली को लेकर जाया जाएगा। इस संदर्भ में आज की पत्रकार परिषद यहाँ पर रखी गई है और इस पत्रकार परिषद के अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन निशाम साहब यह उपस्थित है। इस पत्रकार परिषद में जो विषय है कि भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा व बहुजन क्रांति मोर्चा यांच्या संयुक्त विद्यमानाने दिनांक 22 फेब्रुवारी 2026 रविवार रोजी नागपूर येथील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालयावर आयोजित करण्यात आलेल्या विशाल महामोर्चात आपल्या लोकप्रिय दैनिकामध्ये प्रसिद्धी देण्याबाबत या महामोर्चाची जी पार्श्वभूमी आहे ती ही आहे की दिनांक 26 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर 2025 दरम्यान 45 राष्ट्रीय अधिवेशन आणि भारत मुक्ती मोर्चाचे 15वे राष्ट्रीय अधिवेशन ओडिशा राज्यातील कटक येथील बाली यात्रा मैदान येथे माननीय वामन निशाम साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेले होते। सदर अधिवेशनासाठी शासन प्रशासनाकडून सर्व आवश्यक परवानग्या विधिवत प्राप्त झालेल्या होत्या। अधिवेशनाच्या तयारीसाठी संघटनेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून संपूर्ण तयारी पूर्ण केलेली होती। शेकडो कार्यकर्ते अधिवेशन स्थळी पोहोचले होते, तसेच हजारो कार्यकर्ते मार्गस्थ होते किंवा येण्याच्या तयारीत होते। मात्र अचानक कटक प्रशासनाने स्थानिक आरएसएस व भाजपाच्या कार्यकर्त्यांच्या दबावामुळे अधिवेशनाच्या सर्व परवानग्या रद्द केल्या। परिणामी अधिवेशन होऊ शकले नाही। ही कृती भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 19 1, 2 आणि 3 अंतर्गत प्रदान केलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उघड उल्लंघन आहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय नागपूर येथे विशाल महामोर्चा या राष्ट्रीय अधिवेशनाची परवानगी नकारल्यामुळे काढण्यात येत आहे। आरएसएस व भाजपाच्या यांच्याकडून अशा प्रकारचे संविधान विरोधी प्रकार वारंवार घडत असल्याचा निषेधार्थ भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन निशाम साहेब यांनी 4 टप्प्यात आंदोलनाची घोषणा केलेली आहे। त्या चौथ्या टप्प्याअंतर्गत दिनांक 22 फेब्रुवारी 2026 रोजी नागपूर येथे संघ मुख्यालयावर विशाल महामोर्चा आयोजित करण्यात येत आहे। या आंदोलनात भारतातील मूल निवासी बहुजन समाजातील सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, शेतकरी, असंघटित कामगार संघटना तसेच भारतीय जनता पार्टी वगळता अनेक राजकीय पक्षांचे समर्थन लाभलेले आहे। अनेक संघटनांनी समर्थन पत्रही दिलेले आहे। या ऐतिहासिक महामोर्चात लाखो बंधू आणि भगिनी सहभाग होणार आहेत। या मोर्चाचे जे नेतृत्व आहे, या मोर्चाचे नेतृत्व माननीय वामन निशाम साहेब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ती मोर्चा नई दिल्ली हे करणार आहेत आणि तसेच या मोर्चाचे सहनेतृत्व जे आहे ते माननीय चौधरी विकास पटेल साहेब राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा हे करणार आहेत। ही जी महारैली आहे
ही संविधान व लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आयोजित करण्यात आलेली आहे. भारतीय नागरिकांना प्राप्त संवैधानिक मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण व्हावे, तसेच मूल निवासी बहुजन समाजाच्या भावी पिढ्यांचे भविष्य सुरक्षित राहावे, या मागील मुख्य उद्देश आहे. महारॅलीचा जो मार्ग आहे हा प्रारंभ म्हणून इंदोरा चौक नागपूर येथून सुरू होणार आहे आणि समारोप याचं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय महाल नागपूर या ठिकाणी होणार आहे. आणि ही जी महारॅली आहे या महारॅलीचे प्रमुख मुद्दे आहेत ते असे आहेत की ओडिशा राज्यातील कटक येथे रद्द करण्यात आलेल्या अधिवेशनास पूर्ण परवानगी देण्यात यावी. दुसरं, ओबीसी सह सर्व जातींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी. तिसरं, भारतातील सर्व निवडणुका इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऐवजी बॅलेट पेपर वर घेण्यात याव्यात. चौथं, संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांना संपूर्ण संरक्षण मिळावे. पाचवं, अधिवेशनाच्या तयारीसाठी संघटना प्रतिनिधी व कार्यकर्त्यांना झालेल्या खर्चाची भरपाई करण्यात यावी. सहावं, मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरलेल्या ओडिशा राज्य सरकारला अनुच्छेद 356 अन्वये बरखास्त करण्यात यावे. महोदय, वरील बातमी आपल्या लोकप्रिय दैनिकामध्ये ठळकपणे प्रसिद्ध करण्यात यावी ही नम्र विनंती आहे. असं या महामोर्चाची पार्श्वभूमी आणि आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्सची पार्श्वभूमी आहे. या संदर्भामध्ये तुम्हाला कुठले काही प्रश्न उपस्थित झालेले असेल तर त्या प्रश्नाचे उत्तर आजच्या या पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष आणि भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबा निस्तांत साहेब हे तुम्हाला ठळक प्रमाणे देतील. हेलो साथियों, आप लोगों को जो पत्र पढ़कर सुनाया गया है उसमें सारी बातें लगभग आई है. इसके बावजूद भी इस पत्रकार परिषद में आप लोगों को और कोई सवाल पूछने हैं या और कोई जानकारी चाहिए तो इसके संबंध में आप लोग सवाल पूछ सकते हैं. तो सभी जो पत्रकार बंधु हैं उन लोगों का इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं. एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं. ये महारैली है कि इसको आंदोलन करेंगे? हाँ, ये महारैली है कि इसको आंदोलन करेंगे? क्योंकि इसके पहले भी आप आरएसएस के मुख्यालय पे आपका आंदोलन था, या महारैली में आप पहुंचा था तो आपको गिरफ्तार किया गया. आप लोगों को, पत्रकार लोगों को इस आंदोलन को आंदोलन मानना है या रैली मानना है, ये इसके लिए अगर आप आज़ाद है, मगर हम इंदिरा चौक से निकलकर प्रोसेशन निकालते हुए हम लोग आएंगे और इकट्ठा होकर फिर सभा करेंगे. ऐसा तो कटक में जो अधिवेशन था उसके लिए परमिशन के सारे डॉक्यूमेंट आपने लिए थे और लेकिन आपने ये अटैचिंग नहीं किया. यहाँ पर तो हम कैसा मानेंगे कि परमिशन मिली थी? यदि वो परमिशन उन्होंने नहीं दिया होता तो जो प्राइमरी तैयारी करने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा है वो हमारे द्वारा नहीं किया गया होता. पहले ही अगर उन्होंने मान लो डिनाई कर दिया होता तो हम काहे के लिए खर्चा करते? करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया. आप कौन से अखबार से हैं? कौन से अखबार से आप? वो सारे कॉपी जो है और सभी लोगों को दे देना. ओके, अब वो कॉपियां दी जाएगी. सर, आपके पीछे में जो आपका बैनर लगा है उसमें से अगर पहली आपकी मांग को छोड़ दी जाए तो दूसरी, तीसरी, चौथी जो मांग है उससे आरएसएस का क्या मतलब है? मतलब उनका क्या उसमें सहभाग है आपको लगता है? क्योंकि ये सारी चीजों के लिए तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है. ये जो बच्चे हैं ना भाजपा वाले, इसके बाप को हमने पकड़ने का सोचा है. बच्चे तो जब बुनाड़गिरी करते हैं ना अपने मराठी के भाषा में,
तो उसके बाप को पकड़ने से बच्चे ठीक हो जाते हैं। हो सकता है लॉजिक आप लोगों को ठीक लगे ना लगे, ये विश्लेषण का विषय है। मगर माँ बाप को पकड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, उसकी लिस्ट जो है वो हमारे पास अभी भी मतलब डेली जमा हो रही है। तो जिस दिन आंदोलन होगा उस दिन सवेरे लोगों को ये बांट दी जाएगी उसकी लिस्ट, और पुलिस वालों को भी देना है। क्या इस बार भी आपको आरएसएस मुख्यालय तक जाने दिया जाएगा? जाने देना है नहीं जाने देना है ये हमारा आउटलुक नहीं है। अब बात नहीं समझ रहे हैं। हमने आंदोलन घोषित किया, ये हमारा अपने नियंत्रण का मामला है। लॉ एंड ऑर्डर देखने वाले और लोग हैं, वो अपना फैसला करेंगे, हम अपना फैसला करेंगे। समझ रहे ना सर? ईवीएम की बात, क्योंकि उनका फैसला हम नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर वालों का। सर ईवीएम की बात चल रही है, पर ये तो ईवीएम तो कांग्रेस कार्यकाल में आया, तो उसको आरएसएस का क्या संबंध है ईवीएम? कांग्रेस ने फायदा लिया, अभी बीजेपी ने लिया ना, फायदा ले रहे हैं ना। कांग्रेस ने लिया, फिर अडवाणी जी ने उसका विरोध किया, रिकॉर्ड में है हमारे। अडवाणी जी को मालूम था ईवीएम में गड़बड़ी है, गड़बड़ी करके ये लोग सरकार बना रहे हैं। तो उस समय इन लोगों का विरोध चलता था, मगर जब इनका अंदरूनी तालमेल हो गया, ओके ठीक है, 10 साल हम ईवीएम से सरकार बनाएंगे, 10 साल आप बनाओ। अब 10 साल का टर्म खत्म हो गया इनका भी, अब तीसरी टर्म जो है, तो शायद अभी 1-2 टर्म और ये लोग लेंगे, फिर उसके बाद वो उनका 2 टर्म आएगा। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है। ईवीएम मशीन भारत में पैदा नहीं हुई है, तो अमेरिका यूरोप में पैदा हुई, और यूरोप और अमेरिका में ईवीएम खत्म हो गई बैलेट पेपर। इंडिया और अमेरिका के बीच में टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन अगर किया जाए तो अमेरिका बहुत आगे है ना टेक्नोलॉजी में, भारत से बहुत ज्यादा आगे है। और बहुत ज्यादा आगे होने के बावजूद भी वो लोग कागज से बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं। अमेरिका के लोग बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं, इस वजह से अमेरिका को किसी ने बैकवर्ड कहा क्या? अमेरिका को किसी ने बैकवर्ड कहा? मुझे तो लगता है, मैंने तो नहीं पढ़ा। केवल कागज के आधार पर अमेरिका यूरोप के लोग चुनाव करवा रहे हैं, इसलिए उनको बैकवर्ड कहा जा रहा है, ऐसा कोई एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं है। ओडिशा राज्यामध्ये कटक येथे तुमची जे अधिवेशन होतं तो रद्द करण्यात आला, का अधिवेशन रद्द करण्यात आलं आहे? त्या ठिकाणी त्यांनी, तुम्ही हे असे विषय ठेवलेत, म्हणजे विषय काय आता आरएसएसच्या लोकांना विचारून ठेवायचे का? भाजपाच्या लोकांना विचारून ठेवायचे का विषय की अधिवेशनामध्ये कोणत्या विषयावर चर्चा करायची? तो आर्टिकल 19 नुसार तो आमचा अधिकार है ना, हमारा अधिकार है कौन से विषय पर करना चाहिए, कौन से विषय पर नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमने ये भी लिख कर दिया उनको कि हम पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। कोई फसाद हुआ क्या? कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है क्या? हमारे नाम पर, हमारी वजह से, बोलने की वजह से, आंदोलन की वजह से फसाद हो गया, दंगल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, है क्या कोई रिकॉर्ड? तो उनके पास तो ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यहाँ के पुलिस कमिश्नर को भी हमने पूछा, है कोई रिकॉर्ड आपके पास? वो चुप हो गए। परवानगी आपण मागत नाही, परवानगी मिळाल्यानंतर सध्या आपण ओडिशामध्ये भव्य मोर्चा काढणार आहे का? परवानगी मागत आहे, परवानगी दिली नाही तर पुण्याची मोर्चा काढणार आहे का तुम्ही? मोर्चा आम्ही म्हणजे त्यांना विचारून काढणार का? काय तुम्ही म्हणजे सर
देश के ते आम्ही जेलमध्ये जायला तयार आहोत म्हणजे विचारून जा जेलमध्ये जायला का? अरे तुम्ही आमच्या मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन केलं, या मूलभूत अधिकाराच्या उल्लंघनाच्या विरोधामध्ये आम्ही मोर्चा काढत आहोत, तुम्ही आम्हाला जेलमध्ये घेऊन जा. या रक्षणासाठी त्या केलं पाहिजे ना. मूलभूत अधिकार सामान्य अधिकार नाहीत भारतीय घटनेचे. इंदिरा गांधीला या मूलभूत अधिकार रद्द करण्यासाठी इमर्जन्सी लागू करण्यात आली होती आणि त्यामुळे इंदिरा गांधीचं सरकार गेलं होतं. सामान्य अधिकार नाही आहे ते. इंदोरा मैदान ते RSS मुख्यालय जो हा अंतर आहे, हा पायी पार करणार आहात की काही त्याची गाड्यांनी वगैरे जाणार? हा इंदोरा मैदान ते RSS मुख्यालय हा जो अंतर आहे, हा. पायी पार करणार आहात की गाड्यांनी? पायी चालायचे की गाड्यांनी? पायी चालणारे लोक असणार, गाड्यामध्ये बसणारे असलेले लोक असणार, असं मिळून ते जाणार आहे. सर पीएम मोदी जी ओबीसी है करके वो कहेंगे, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर करके पीएम मोदी जी, उन्होंने हाल ही में जनगणना करने की घोषणा की है और आपका एक मुद्दा है कि सभी जातियों की जाति आधारित जनगणना की जाए, क्या पॉसिबल है? ये जो गुजरात में नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर बने ना, तो उस समय वो ओबीसी नहीं थे. अभी तो कह रहे हैं ना ओबीसी. फिर वो जब मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के तमाम लोग जैसे अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं, तो उन्होंने ओबीसी की लिस्ट में अपना नाम डाल दिया. और ये लिस्ट जो है जातियों की स्टेट लेवल पर तैयार की जाती है. स्टेट की लिस्ट, फिर सारे देश की एक लिस्ट, स्टेट के लेवल पर लिस्ट तैयार की जाती है. मोदी ने अपनी लिस्ट तैयार की, उसमें अपनी जाति के लोगों का नाम डाला, मोदी ने डाला. वैसे ये मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मोदी की जाति तेली जाति है, ऐसा उनका कहना है. वो जो तो तेली तो सारे देश भर में ओबीसी है, डाल दो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. मगर नरेंद्र मोदी ओबीसी के है तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए भी कोई ऑर्डर नहीं निकाला. अभी निकालना चाहिए, नहीं निकाला. अरे कम से कम ओबीसी को तो करो. हमारी तो डिमांड सारी लोगों की है, सभी लोगों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए. जाति रियलिटी है भारत की, हिंदुत्व नहीं. जाति रियलिटी है, 200% रियलिटी जाति है. हिंदुत्व तो थोपा हुआ आरएसएस के लोगों का, भाजपा के लोगों का. जब एडल्ट फ्रेंचाइज भारत में आया तब ब्राह्मणों ने सोचा अरे 3.5% से तो ब्राह्मणों का एक भी एमपी चुनकर नहीं आएगा, तो हिंदू के नाम पर SC ST OBC को गधा बनाकर इनका वोट लिया जा सकता है. वो उन्होंने कोशिश किया, वो उसको सफलता नहीं मिली, तो फिर उन्होंने अपने रणनीति में बदलाव करके हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया. तो जो भी हिंदू बनते हैं वो मुसलमानों के प्रतिक्रिया में हिंदू बनते हैं, हिंदू कोई बनता ही नहीं है. मुसलमानों के विरोध में फसाद करवाए जाते हैं तब SC ST OBC हिंदू बनता है, नहीं तो कोई हिंदू है ही नहीं, केवल प्रतिक्रिया में बनता है. और इसीलिए देश में जो फसादात हुए वो इन्हीं लोगों के द्वारा करवाए गए. अभी तो अडवाणी जी अपने जो मोहन भागवत है उनका कल परसों का बयान है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई जरूरत नहीं, वही हिंदू राष्ट्र पहले से ही है. ऐसा एक हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही है. ऐसा एक नया स्टेटमेंट आया. तो वो समय समय पर उनको जो लगता है वो बोलते रहते हैं. उन्हीं का भी एक करंट स्टेटमेंट है कि हिंदू धर्म बढ़ाने के लिए अभी 3 दाम्पत्य जो है पैदा करना चाहिए, 3 बच्चे पैदा करना चाहिए. तो पहले भागवत को करना चाहिए, कम से कम एक पैदा करना चाहिए, तब जाके वो दूसरों को सलाह देगा. चैरिटी बिगिंस एट होम. अच्छे कार्य का प्रारंभ अपने घर से होना चाहिए, ऐसी कहावत है. तो भागवत जी अपने घर में पैदा करें. यूजीसी का वो तो लंबा करके मैं दिल्ली से आया वापस,
उधर उनका बंदोबस्त कर दिया। अभी ये होते ही फिर उसका बंदोबस्त करते हैं। जाति जनगणना से जाति मौजूद होगी। क्या जाति जनगणना करने से जाति मौजूद होगी, लेकिन आरएसएस वाले ऐसा कहते हैं। आरएसएस वाले ऐसा ही कहते हैं। तो जाति भी समाज की निर्मित इससे कैसी होगी ये बताइए। आरएसएस वाले की थियरी कह रहे हो आप। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले तो ये थियरी डिनाई करो तो आपको इमीडिएट रास्ता मिल जाएगा। ये आरएसएस वाली थियरी है ना। हाँ, मैं ये पूछो जातियां मौजूद होगी, फिर इससे जाति भी समाज की निर्मित कैसी होगी। हाँ, तो ये पूछो ना, मूल बात क्या है। जितनी जातियां है उन जातियों की विशेषता क्या है? उन जातियों की विशेषता यह है, एससी एसटी ओबीसी कुर्मी मराठा की, अगर आप देखोगे तो एक जाति आदिवासी की है, एक जाति शेड्यूल कास्ट की है, एक जाति ओबीसी की है। ये लगभग 6000 जाति के टुकड़े हैं। और व्यवस्था में संविधान आने के पहले तक किसी जाति को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। जाति तो अधिकार वंचित करने का हथियार था। जाति को रिकॉग्नाइजेशन दिया भारतीय संविधान ने कि ये विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम है। जाति के आधार पर एससी एसटी ओबीसी के 6000 जाति के लोगों को विक्टिम्स बनाया गया है। जो जाति के आधार पर विक्टिम है वो जाति के आधार पर ही उनको अधिकार देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, वो अधिकार वंचित लोग जिसकी वजह से वो दबाए गए हैं, अगर उनको दिया गया तो फिर उनका आईएएस होगा, आईपीएस होगा, आईआरएस होगा। तो जो आईपीएस होगा जिले का, उसको आप दबा लोगे? नहीं दबाया जा सकता ना। सारे देश भर में जो आईएएस होगा एससी एसटी ओबीसी का, तो वो तो अधिकार संपन्न होगा और संविधान के अनुसार उनको वो अधिकार लागू करने का अधिकार होगा। कोई ब्राह्मण उनकी विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। जो अधिकार वो खड़ा होगा ब्राह्मण, वो एट्रोसिटी में उधर तुरंत वो लोग तुरंत अरेस्ट कर लेंगे उसको। तो कास्ट जो है ना, इसको अधिकार संपन्न बनाने वाले अंबेडकर है। अंबेडकर को ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। मैं क्या कह रहा हूं, अंबेडकर को कि आप जाति विनाश का कार्यक्रम चला रहे हैं और जाति के आधार पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो इससे जातियां मजबूत हो जाएगी, तो जाति विनाश कैसे होगा? ये सवाल अंबेडकर को, बाबा साहब अंबेडकर को अपने जीवन काल में किसी ने भी सवाल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उन लोग, मैं आपको कहां ऑब्जेक्शन कर रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप ईमानदारी से कह रहे, अच्छी बात है, मगर मुझे भी तो कुछ ना कुछ जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई। मैं चुपचाप रह जाऊंगा क्या? आपने कह दिया और मैं चुपचाप आपका देखता रहूं चेहरा? मुझे भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। मैं एक विचारधारा से बंधा हुआ हूं, उस विचारधारा के फ्रेमवर्क में मुझे जवाब देना पड़ेगा। आपको वो बात सही लगे गलत लगे, ये बात आपकी आजादी से रिलेटेड है। मैंने कभी कहा कि आपको ये आजादी नहीं है। आपको स्वीकार करना आपकी आजादी है, अस्वीकार करना आपकी आजादी है, इसके विरोध में अखबार में लिखना आपकी आजादी है। और सर, महाबोधि महाविहार जो है वो एक्ट के वजह से वो शायद वो मुक्त नहीं हो पाया, ऐसा कहा जा रहा है। वास्तविकता क्या है? अभी तो ये हमारे एजेंडे पर विषय नहीं है। तो ब्राह्मणवाद के कब्जे से मुक्त कराया है। हाँ, तो सारी चीजें एक साथ अपने हाथ में लेने से बहुत बार मराठीत म्हण एक न धड भाराभर चिंध्या, एक एक हातात घ्यावं लागेल, एक एक त्याचा बंदोबस्त करावा लागेल, एक एक। तो तुमच्या एजेंडामध्ये नहीं, अब बराबर है, वो लिखा हुआ है। अब ये बहुत सारे विषय तो है, मगर अभी हमारा विषय ये आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है ना, ये हमारे टॉप प्रायोरिटी का मामला है। इसके बाद हर 6 महीने में हम आंदोलन अलग अलग विषय पर कर रहे हैं। फिर आ जाऊंगा आपके पास, फिर यही बुलाऊंगा आपको, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा। ये बंद थोड़ी होने वाला है। 6.5 लाख गांवों तक ये आंदोलन पहुंचाने की हमारी योजना है, और ये आंदोलन करने से ही 6.5 लाख गांव में पहुंचेगा। 15 लाख बूथ पर पहुंचेगा। सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत 2 करोड़ सामाजिक ग्रुप में भी पहुंचेगा। ये पहुंचने की योजना टाइम बाउंड है 2030 तक। उसके बाद ये आंदोलन जन आंदोलन होगा। अभी तो आंदोलन चल रहा है। आंदोलन से मामला हल नहीं होने वाला, जन आंदोलन से हल होगा।
अंग्रेज लोग जन आंदोलन से चले गए थे, आंदोलन से नहीं। हाँ बोलो। मेरा एक सवाल ऐसा है कि 22 फरवरी को आपका जो आंदोलन है पहले से डिसाइड था, फिर भी विदर्भ वालों का भी 22 तारीख को आंदोलन है, वो भी उत्तर नागपुर से। क्या इसको क्या वो पुलिस वालों को पूछना चाहिए, क्योंकि दो आंदोलन को आपने समय कैसे दिया, क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर देखना ये उनका काम है। मोहम्मद मेहसाम का काम लॉ एंड ऑर्डर देखना नहीं है। उसमें समय का थोड़ा अंतर रखा होगा। ठीक, तुम सुबह सवेरे करो, तुम दोपहर में करो, तुम शाम को करो, कुछ तो किया होगा उन्होंने। सर आप 2019 से आपके प्रोग्राम लेकर आप कहते रहते हैं ईवीएम फोड़ेंगे, लेकिन एक वीडियो आया आपका कि अब हम ईवीएम नहीं फोड़ेंगे। क्या क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि ईवीएम फोड़ने का समय आएगा तो फोड़ेंगे। तो वीडियो के जरिए आपने नहीं कहा ना कि अभी हम नहीं फोड़ेंगे। देखो, मैं स्टैटिक आदमी नहीं हूं। मैं देश और परिस्थिति में जो बदलाव होता है उसका स्टडी करने के आधार पर अपनी रणनीति बनाता हूं। मैं स्टैटिक नहीं हूं। एक बार कोई भूमिका ले लिया, चाहे कुछ भी बदलाव होता रहे तो मैं चुपचाप देखता रहूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। मुझे देखना पड़ेगा कौन सी परिस्थितियां बदलाव हो रही है और उन परिस्थितियों में मुझे क्या स्टैंड लेना चाहिए। सर आपका संगठन काफी बड़ा है, भारत भर चर्चे चलते हैं, लेकिन आपके जाने माने जो अच्छे लोग हैं, विचारवंत लोग हैं, वो आपके संगठन से निकल चुके हैं। ऐसा ही निकल चुके वालों को क्यों नहीं पूछ रहे हो? क्या वजह क्या होगी निकलने की वजह क्या है? उसको लगता है मोहम्मद मेहसाम रहेगा तब तक साला हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हमको चौधरी बनना था, मोहम्मद मेहसाम चौधरी बना हुआ है। उम्र के साथ चौधरी बनने का थोड़ी मामला है, तो नेतृत्व करने का मामला है ना। ये नेतृत्व करने का मामला है, ये नीड है लोगों की, आंदोलन की लीडरशिप। वो लीडरशिप प्रोवाइड करना जरूरी है समय के अनुसार। सर एक मराठी बाइट। हाँ, जब संविधान लागू हुआ जो कानून थे वो पूरे निरस्त हो गए, फिर ये बीटीआर क्यों निरस्त नहीं हुआ? कौन सा? बीटीआर कर रहा है, हाँ, ये क्यों निरस्त नहीं हुआ? अब निरस्त करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को ये कानूनी नोटिस दे के पूछना चाहिए, और अगर वो मना करते हैं, सरकार की बात है नहीं, ये मना करते हैं। संविधान लागू होने के पहले जो कायदे तो चलते, जब संविधान लागू हुआ, जो संविधान लागू होने के बाद जो जुने कायदे थे वो पूरे निरस्त हो गए, फिर यही एक्ट क्यों निरस्त नहीं हुआ? मैं समझ रहा हूं ये निरस्त क्यों नहीं हुआ, तो ये सवाल सरकार को पूछा जाना चाहिए कि निरस्त क्यों नहीं किया, और अगर निरस्त नहीं किया तो आपको नोटिस देना चाहिए। कानून क्या कहता है, नोटिस देना चाहिए, और नोटिस देने के बाद कानूनी मामला हो जाएगा, जवाब देना पड़ेगा उनको लिखित रूप से। और अगर नहीं करते हैं तो वो मामला आपको हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर उसे रोकना पड़ेगा। मैं कहाँ एडवोकेट हूँ? नहीं, एडवोकेट नहीं हूँ, एडवोकेट रखता हूँ मैं, केस लड़ने के लिए एडवोकेट रखता हूँ। सर एक छोटी सी बाइट करेंगे? हाँ, एक बाइट दे दो मराठी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसके बारे में? देखो, अभी टॉप प्रायोरिटी में जो मुद्दे हैं उसको टेकअप कर रहा हूं, और कोई भी मुद्दा हम नहीं छोड़ेंगे। जैसा जैसा अभी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो ये मामला आएगा हमारे सामने, तो इसको मामले को हम टेकअप करेंगे उचित समय पर। सर, मोदी जी संघ की बात नहीं मानते, तो क्या आपको लगता है कि आप महारैली कर रहे हो तो आपकी बात संघ मान ले? नहीं, मोदी जी संघ की बात नहीं मानते हैं, ये नौटंकी मीडिया वाले करते रहते हैं, और मोदी के लिए अनुकूल वातावरण बनाते रहते हैं कि मोदी जो है संघ की भी नहीं मानता है, संघ में रहकर भी संघ की नहीं मानता है। इससे ओबीसी में जो प्रतिकूल लोग हैं वो और अनुकूल हो जाते हैं। नहीं समझ रहे? थोड़ा सा प्रेशर डालो दिमाग पर। ये मीडिया वालों का सारा खेल है, और ये प्रो मीडिया है, संघ का जो प्रो मीडिया है वो कह रहा है। सर मराठी मध्ये एक बाईट मराठी प्रश्न असेल तर हाँ बोलो, जल्दी बोलो। सर शॉर्ट में थोड़ा मराठी वीडियो आंदोलन। हाँ हाँ हाँ,
बोलो. फाईट देते एक वैसे आप दीजिए, हम कर सकते हैं. मराठीमध्ये मला असं म्हणायचं की हा आमचा 22 तारखेचा जो कार्यक्रम आहे, या कार्यक्रमासाठी आम्ही संपूर्ण देशातील लोकांना, महाराष्ट्रातील लोकांना, नागपूरच्या लोकांना, विदर्भाच्या लोकांना अपील करत आहेत की त्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने, मोठ्या मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी व्हावं. कोणत्या मागणीला हा आंदोलन केलं जाणार? ही गोष्ट सुद्धा तुम्हाला सांगावं लागेल का? हा सर बाईटमध्ये सांगा पडेल सर आम्हाला. हा नाही, ही मागणी ही आहे की 4-5 मागण्या ज्या आहेत त्या लिखित स्वरूपामध्ये तुम्हाला देण्यात आलेल्या आहेत आणि त्या देण्यात आलेल्या ज्या मागण्या आहेत त्या पुन्हा एकदा मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. ओडिशा राज्यातील कटक येथे रद्द करण्यात आलेल्या अधिवेशनास पुन्हा परवानगी द्यावी. ओबीसी सह सर्व जातींची जातीय निहाय जनगणना करण्यात यावी. भारतातील सर्व निवडणुका ईव्हीएम मशीनऐवजी बॅलेट पेपरवर घेण्यात याव्यात. संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांना संपूर्ण संरक्षण देण्यात यावे. अधिवेशनाच्या तयारीसाठी संघटना, प्रतिनिधी व कार्यकर्त्यांना झालेल्या खर्चाची भरपाई करण्यात यावी. मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरलेल्या ओडिशा राज्य सरकारला अनुच्छेद 356 अन्वये बरखास्त करण्यात यावे. 6 मागण्या आहेत. अगर आपको उड़ीसा में अधिवेशन लेने की अगर परमिशन दी जाती है तो क्या आपका जो ऑनलाइन अधिवेशन होने वाला है उसको आप फिजिकल लेंगे? हा आम्ही आमच्या सोयीनं जेव्हा आम्हाला हायकोर्ट परमिशन देईल त्यात अर्ज करण्यात आलेला आहे की आम्हाला डिसेंबर महिन्याची तारीख देण्यात यावी. तर कोर्ट आम्ही जी मागणी केलेली आहे त्यानुसारच काही नाही काही सांगितलं. आणखी काही? ठीक है. शॉर्ट में मुझे इतना लंबा नहीं चलता ना सर. शॉर्ट में एक चाहिए. मी एडिटिंग मध्ये